हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का काफी सारा पार्ट देख लिया था। 12 पॉइंट्स हमने सारे के सारे देख लिए थे एंड अब हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 13 से लेके यहाँ पे अराउंड है पॉइंट नंबर 15.7 तक हमें जाना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। Assurance engagement means engagement in which a practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended user other than the responsible party about the outcome of the evaluation or the measurement of subject matter against a criteria। क्या बोल रहा है सीधा सीधा? एश्योरेंस एंगेजमेंट का मीनिंग है वो एक एंगेजमेंट है जिसके अंदर एक प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करता है कंक्लूजन। ठीक है, जैसे कि ऑडिट एक एंगेजमेंट है। तो ऑडिट के अंदर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन करने का काम करता है। ऑडिटर उसके ऊपर अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, एंड वो जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट वो यूजर्स को सबमिट करता है। यूजर्स माने ओनर। तो वैसे ही एश्योरेंस जो एंगेजमेंट है, यहाँ पे एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात हो रही है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में ऑडिटर नहीं होता है, यहाँ पे होता है प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर हर चीज के ऊपर एंगेजमेंट दे हर चीज के ऊपर एश्योरेंस देता है। ऑडिटर सिर्फ HFI हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ही कंक्लूजन देता है या ओपिनियन देता है, जबकि प्रैक्टिशनर किसी भी चीज पे वो एश्योरेंस दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिटर टर्म्स चेंज होके हो जाएगा प्रैक्टिशनर। यहाँ पे जो हमारा मैनेजमेंट है वो टर्म्स होके चेंज हो जाता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और यहाँ पे यूजर शब्द चेंज होके हो जाएगा इंटेंडेड यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा एंगेजमेंट होगा, एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस अ कंक्लूजन। ऑडिटर ओपिनियन देता है बट प्रैक्टिशनर क्या देगा? कंक्लूजन देगा। अब वो कंक्लूजन कैसे देगा? तो डिजाइन टू इनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर। जो इंटेंडेड यूजर का है ना, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा ना, वैसा कंक्लूजन देगा। अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द आउटकम ऑफ द इवोल्यूशन और मेजरमेंट और सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। ऑडिटर HFI के अंदर बैलेंस शीट और P&L लेता था, वैसे ही यहाँ पे भी किसी चीज के ऊपर उसको एश्योरेंस देना है तो वो एश्योरेंस का आउटकम ऑफ इवोल्यूशन और मेजरमेंट और सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द सुटेबल क्राइटेरिया। ठीक है, डेफिनेशन फटाफट याद कर लो। एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस अ कंक्लूजन designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about किसके बारे में वो देगा कंक्लूजन यहाँ पे? तो about the outcome of the evolution or measurement of a subject matter against suitable criteria। ठीक है, अब what are the elements of the assurance engagement? तो टोटल 5 एलिमेंट्स है एश्योरेंस एंगेजमेंट की। सबसे पहले हमने बात की कि एक प्रैक्टिशनर होता है, दूसरा एक होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और एक होता है इंटेंडेड यूजर। तो ये हुआ हमारा पहला एलिमेंट, ये हुआ हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड चीज सब्जेक्ट मैटर, ये हमारा सेकंड एलिमेंट हुआ। सुटेबल क्राइटेरिया ये हमारा थर्ड हुआ। देखो, सब्जेक्ट मैटर सुटेबल क्राइटेरिया ये हमारे सेकंड और थर्ड एलिमेंट हुए। बाद में सेकंड और थर्ड के अलावा हम यहाँ पे कंक्लूजन देंगे, तो कंक्लूजन हमारा कैसा होगा? एप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट। तो हमारा एक और टर्म आएगा यहाँ पे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। कंक्लूजन हमारा किस पे बेस होगा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस के ऊपर। एंड लास्ट में एक हम रिपोर्ट दे देंगे, रिटर्न रिपोर्ट। ऐसे टोटल 5 एलिमेंट बाहर निकलते। पहला प्रैक्टिशनर, रिलेटेड पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर, जिसको क्या बोलते हैं? 3 पार्टी रिलेशनशिप। ठीक है, सेकंड हमारा होगा सब्जेक्ट मैटर, थर्ड एलिमेंट हमारा होगा क्राइटेरिया, सुटेबल क्राइटेरिया, फोर्थ एलिमेंट होगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, एंड फोर्थ हमारा होगा इन सबको डिजाइन करके एक रिपोर्ट में डालने का रिटर्न रिपोर्ट। ठीक है,
5 मार्क्स में पूरा का पूरा एलिमेंट वाला पार्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अब 3 पार्टी रिलेशनशिप, उसके अंदर तो कौन कौन से थे? पहला था प्रैक्टिशनर, एक था रिस्पॉन्सिबल पार्टी और एक था इंटेंडेड यूजर। एक एक करके हम हर एक चीज को समझेंगे। पहले इन दोनों को हम समझा देते। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन थी? तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। वैसी पार्टी जो सब्जेक्ट मैटर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे ऑडिट के अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड, इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर इज द पर्सन फॉर whom an assurance report is prepared। जो हम अश्योरेंस एंगेजमेंट जो हमारा पूरा हो रहा है उसके लिए जो हम अश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे ना, वो पूरा का पूरा किसको सबमिट करेंगे? हम इंटेंडेड यूजर को। तो अश्योरेंस रिपोर्ट उसके लिए बनाया, जिसके लिए अश्योरेंस रिपोर्ट बनाया जाता है वो होता है इंटेंडेड यूजर। ओके, और यही बंदा जो होता है वो इस रिपोर्ट से अपने डिसीजन क्रिएट करता है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड हमारा रह गया प्रैक्टिशनर। तो प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन वो प्रोवाइड द अश्योरेंस। पहला, प्रैक्टिशनर वो है जो प्रोवाइड करता है अश्योरेंस। दूसरा, प्रैक्टिशनर इज अ ब्रॉडर देन द ऑडिटर। मैंने पहले ही बोल दिया, ऑडिटर सिर्फ एचएफआई के ऊपर ही, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ही अपना कंक्लूजन देता है, जबकि प्रैक्टिशनर किसी भी चीज पे अपना कंक्लूजन दे सकता है। तो प्रैक्टिशनर इज अ ब्रॉडर देन ऑडिटर। ऑडिट इज रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, वे जब प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड अश्योरेंस नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद कर लो प्रैक्टिशनर के अंदर। पहला, प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन वो प्रोवाइड द एश्योरेंस। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रैक्टिशनर इज अ ब्रॉडर देन द ऑडिटर। ओके, और उसके थर्ड कौन सा है? ऑडिट इज रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन वेयर द प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड अश्योरेंस नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द एचएफआई। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। में रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? जो रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करने के लिए। इंटेंडेड यूजर आर द पर्सन फॉर whom assurance report is prepared and then this person may use the report in making a decision। ठीक है, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। भाई अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? तो इट रेफर्स द इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो सब्जेक्ट मैटर वो चीजें जो एग्जाम करता है प्रैक्टिशनर। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन अ फिनेंशियल स्टेटमेंट व्हाइल कंडक्टिंग अ ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या है? ये है सब्जेक्ट मैटर हमारे लिए। ठीक है, सुटेबल क्राइटेरिया। अब देखो सुटेबल क्राइटेरिया क्या है? अगर मुझे ऑडिट करना है तो मुझे किसका फॉलो करना पड़ेगा? मुझे एसएस का फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही हर चीज के लिए कुछ ना कुछ चीजें बनी हुई है, तो वो ऑडिट करने के लिए मुझे एसएस का यूज करना पड़ेगा, एक सुटेबल क्राइटेरिया। वैसे ही यहाँ पे सुटेबल क्राइटेरिया का मीनिंग दिया है, क्या है? बेंचमार्क यूज टू इवल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर लाइक स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस लॉ रेगुलेशन एंड लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो सुटेबल क्राइटेरिया अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो इन्फॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। एग्जांपल दे दो। सब्जेक्ट मैटर सुटेबल क्राइटेरिया क्या है? बेंचमार्क यूज्ड टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर लाइक स्टैंडर्ड, गाइडेंस, लॉ, रेगुलेशन एंड रूल्स। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। तो ये क्या है? प्रैक्टिशनर परफॉर्म्स एन एश्योरेंस एंगेजमेंट टू ऑब्टेन एप्रोप्रिएट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। कोई भी प्रैक्टिशनर कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करेगा तो उसका मोटिव क्या होगा? ऑब्टेन करना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। इट इज ऑन द बेस द एविडेंस दैट कंक्लूजन आर अराइव्ड एंड ओपिनियन फॉर्म बाय द ऑडिटर। क्या बोल रहा है ये? जो ये एविडेंस है ना, इससे कंक्लूजन ड्रॉ होता है। आर अराइव्ड कंक्लूजन पे, इस एविडेंस से हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उसकी वजह से हमें ओपिनियन मिलता है। यहाँ पे एक चीज और दी है, sufficient related to quantity of the evidence obtained by the auditor। sufficient का मतलब क्वांटिटी होता है, appropriation का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट क्या बोलता है? क्वांटिटी भी होनी चाहिए अच्छी खासी एविडेंस की, और जितना भी एविडेंस आपके पास है ना वो क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म। तो रिटर्न रिपोर्ट इज प्रोवाइड टू कंटेनिंग अ कंक्लूजन दैट कन्वे दैट assurance about the subject matter। रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट इज एन आउटकम ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, इतना याद कर लो, बहुत है। रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट कुछ और नहीं है, वो है आउटकम ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, 5 पॉइंट कौन कौन से? पहला, ट्राइपार्टी रिलेशनशिप। सेकंड, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर।
अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर के बाद सुटेबल क्राइटेरिया, सुटेबल क्राइटेरिया के बाद सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, और उसके बाद रिटर्न रिपोर्ट। ठीक है, 10 मिनट में हमने पूरा सही से कंप्लीट कर लिया। अब 13.2 स्टार्ट होता है। 13.2 में बताया भाई रिव्यू का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिव्यू, ऑडिट वर्सेस रिव्यू। ठीक है, वी हैव लर्न दैट द ऑडिट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। हमने पहले ही पढ़ लिया भाई, ऑडिट जो है वो एक रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट है। इट प्रोवाइड्स अ रीजनेबल अश्योरेंस, हाउएवर रिव्यू इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, डिफरेंस लास्ट टाइम आ चुका है रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट का और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट का। आने के चांसेस कम है, पर एक बार फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, ऑडिट हमें रीजनेबल अश्योरेंस देता है, जबकि रिव्यू हमें लिमिटेड अश्योरेंस देता है। ठीक है, दूसरा लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देन द ऑडिट। ठीक है, जो रिव्यू होता है वहां पे हमारे पास लोअर लेवल अश्योरेंस होता है ऑडिट से भी। रिव्यू इन्वॉल्व्स अ फ्यूअर प्रोसीजर and gather a sufficient appropriate evidence on the basis of which limited conclusion can be drawn up। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला कि हमको पता है कि ऑडिट एक रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर आता है और वो प्रोवाइड करता है रीजनेबल अश्योरेंस, जबकि जो रिव्यू है वो हमें लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर आता है। वहां पे हम जो भी अश्योरेंस देते हैं वो ऑडिट से कम होगा। उसके बाद रिव्यू जो होता है वो इन्वॉल्व करता है फ्यूअर प्रोसेस को, उसके ऊपर से वो गैदर करता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन द बेसिस टू विच लिमिटेड कंक्लूजन कैन बी ड्रोन। हाउएवर both audit and review are related to the financial statement prepared on the basis of the HFI। review और audit दोनों HFI के ऊपर ही इस्तेमाल हुआ जा सकता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट वर्सेस लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, तो ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो हम सीधा सीधा इसके ऊपर आएंगे। ये जैन 26 में पूछा गया है। रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब कि हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, जबकि लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस मतलब कि लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देन द रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रोसीजर हमारा परफॉर्म होगा वो कैसा होगा, एलोबरेटेड एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर, और यहाँ पे फ्यूअर प्रोसीजर एज कंपेयर टू रीजनेबल अश्योरेंस। draws a reasonable conclusion, okay, involve obtaining sufficient and appropriate evidence। ठीक है, जो हमारा रीजनेबल लेवल अश्योरेंस होता है वहां पे रीजनेबल कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं, लिमिटेड अश्योरेंस के अंदर हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस के हिसाब से हम लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल रीजनेबल अश्योरेंस का एग्जाम्पल है ऑडिट एंगेजमेंट, यहाँ का एग्जाम्पल हमारा होगा रिव्यू एंगेजमेंट। ठीक है, डन डन। बाकी एक बार पढ़ लेना, ये लास्ट टाइम पूछा गया है, मैं यहाँ पे ज्यादा अपना झूठ नहीं दे रहा हूं। ठीक है, अब बात करेंगे 14 क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर इज कंसर्न विद द रिपोर्टिंग ऑन द फिनेंशियल मैटर ऑफ अ बिजनेस एंड अदर इंस्टीट्यूशन। फिनेंशियल मैटर इनहेरेंटली आर टू बी सेट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन फिजिबिलिटी, एरर एंड फ्रॉड आर फ्रीक्वेंट। ठीक है, हमें मेन यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई एक ऑडिटर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। टैक्ट, कॉशन, फॉर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, clear headedness and reliability are some of the quality which an auditor should have. In short, all those personal qualities then go to make a good businessman, contribute to making a good auditor। एक good businessman बनने के लिए आपके पास जितनी क्वालिटी होनी चाहिए उतनी ही आपको एक good auditor बनने के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, in addition he must have the sign of culture for अटेनिंग अ ग्रेटर हाइट। उसके अंदर शाइन ऑफ कल्चर होना चाहिए। ही मस्ट हैव अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी बैक्ड बाय एडिक्वेट इंडिपेंडेंसी। उसके पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है, द ऑडिटर हु होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, और वो होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट मस्ट हैव द बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन उसके पास होना तो चाहिए, लेकिन बेसिक ह्यूमन क्वालिटी जो होती है ना वो भी एक ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। ही इज कॉल्ड अपॉन कॉन्स्टेंटली टू क्रिटिकल रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट इज ऑब्वियसली यूजलेस फॉर हिम टू अटेम्प्ट टू आस्क टास्क अनलेस हिज ओन नॉलेज दैट ऑफ एन एक्सपर्ट। ओके, ठीक है। He must know throughout the all accounting principle and techniques। तो ठीक है, ये 4-5 बातें लिखोगे बहुत ही इतना।
ऑडिटर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? टैक्ट, कॉशन, फर्नेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, इंडस्ट्री जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडनेस एंड रिलायबिलिटी, सम ऑफ द गुड ये होनी चाहिए। उसके बाद पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए, जो एक अच्छा बिजनेसमैन के पास होती है वैसी क्वालिटी एक अच्छे ऑडिटर के पास होनी चाहिए। उसके बाद साइन ऑफ कल्चर होना चाहिए। उसके बाद ये बस हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इंटीग्रिटी होनी चाहिए। एक ऑडिटर ट्रस्ट की पोजीशन होल्ड करता है, इसलिए उसके अंदर एक बेसिक ह्यूमन क्वालिटी भी होनी चाहिए और उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल और टेक्निकल के नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, यहां से हमारा 15 स्टार्ट होता है, 15 देन 16 एंड 17, 17 तक था ना, 15.7 तक ही है, तो 15 हमारा स्टार्ट होगा। 15 है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एंड ओवरव्यू। ओके, तो टोटल हमारे यहाँ पे टोटल 4 टाइप के स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये कहां पे अप्लाई होता है? अप्लाई इन ऑडिट ऑफ अ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा है स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जिसे बोला जाता है एसआरईस, इसको बोला जाता है एसएस। ये अप्लाई होता है इन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहले एचएफआई हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे 2 स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, एक तो है एसएस और एक है एसआरईस, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ठीक है, देन आते हैं हमारे स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एसएईस, विच अप्लाई इन अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन द ऑडिट एंड रिव्यू। ये कहां पे अप्लाई होते हैं? एसएईस अश्योरेंस एंगेजमेंट सर्विस है, ये अप्लाई होते हैं जहां पे ऑडिट और रिव्यू नहीं होते हैं ना, वहां पे हमें एसएईस अप्लाई करने होते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये अप्लाई होते हैं इन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ठीक है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर मतलब मैंने किसी पार्टी को बोला कि मैं आपका अकाउंटिंग लिख के दे दूंगा, एसआर इसके अंदर आ जाएगा। हम आपका इनकम टैक्स का कंप्लाइंस कर देंगे, हम आपका जीएसटी का कंप्लाइंस कर देंगे, तो ये सारे कौन से? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर के भाई हमें ये काम करना है। ठीक है, तो टोटल सारे काम को इन 4 पार्टों में बांट दिया गया और इन 4 पार्टों की छोटी सी समरी यहाँ पे दी है। फाइनल में इन डिटेल में समरी इन डिटेल में चैप्टर से मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई, मैं फटाफट पढ़ देता हूं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये कहां पे आएगा? एमसीक्यूज में आ सकता है, फर्स्ट, सेकंड, यहां से 2 या 3 लाइन लिख के है ना, डायरेक्ट पूछ देगा भाई एसआरई एक्सप्लेन कर दो या एसएई एक्सप्लेन कर दो, एसआरई या एसएस, कुछ भी एक्सप्लेन, चारों में से कुछ भी एक्सप्लेन करने को आपको बोल सकते हैं। तो यहां से 3 लाइन आनी चाहिए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल खास करके याद होने चाहिए, क्योंकि क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देंगे यहाँ से उठा के और बोल देंगे कि ये एसए के अंदर आता है, एसआरई के अंदर आता है, एसएई के अंदर आता है, वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, जैसे कि वहां पे है ना, ऐसा लिख देंगे एंगेजमेंट टू द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसआरई। अब आपको सिर्फ ये याद करना है कि ये रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये किसके अंदर आता है? तो रिव्यू की बात है, तो ये आएगा स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ठीक है, ये सब नाम नहीं दिए होंगे, इतना ही नाम दिया होगा या फिर इतना नाम दिया होगा, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये किसके अंदर आता है ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो फटाफट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इट इज इंपॉर्टेंट टू द रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन ऑडिट ऑफ अ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन ऑडिट of a historical financial information. This is establish high quality benchmark. यहाँ पे हमारे high quality benchmarks होते हैं और जो followed by auditor होते हैं। बस बहुत हो गया, ठीक है, इतना किया बहुत है। कुछ एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, हमारे पास भर भर के 200, 230, 315, 500, 700, 570, 560, 550, कोई भी एग्जाम्पल आप पूरे बुक में से उठा के यहाँ पे लिख सकते हो। ये कौन सा था? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तो ये कहां पे अप्लाई होगा? तो अप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रिव्यू ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। जब रिव्यू करना होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट का, तब हमारा ये अप्लाई होगा स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। और यहाँ पे हम कैसा रिव्यू देंगे? रिव्यू इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, प्रोवाइड अश्योरेंस विच इज लोअर देन द प्रोवाइडेड बाय द ऑडिट। बस बहुत हो गया इतना। इन्वॉल्व्स अ फ्यूअर प्रोसीजर एज कंपेयर टू द ऑडिट, बहुत है इतना, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, एसआरई 2400, एसआरई
2400 एंड SRE 2410। 2400 किसके लिए? तो एंगेजमेंट टू रिव्यू ऑफ HFI। HFI का अगर एंगेजमेंट का रिव्यू करना है तो 2400, एंड रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। अगर 2410 कब आएगा? 2410 आएगा जब हमें इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परफॉर्म करना है जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एंटिटी के इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने प्रिपेयर किए, उसका रिव्यू करना है, तब 2410 आएगा। स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट इज डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर, ये डील करता है विद द सब्जेक्ट मैटर अदर देन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सच एश्योरेंस एंगेजमेंट डू नॉट इंक्लूड ऑडिट और अ रिव्यू ऑफ अ HFI। ओके, ये डील करता है किससे? अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। ये कभी भी इंक्लूड नहीं करेगा ऑडिट और रिव्यू को, ठीक है। देन assurance, ये एग्जांपल assurance engagement relating to the examination of the prospective financial information। तो prospective financial information मतलब क्या होता है कि आप जब लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक वाले आपको बोलते हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स का प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप हमें आपकी दे दो। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप नेक्स्ट 5 इयर्स की देते हो ना, ये काम है सीए का। ये सीए बना के देता है, और एक लोन डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई सीए बैठा है ना, तो वो इसको चेक भी करता है। तो जब ये चेकिंग का प्रोसेस आता है या बनाने का प्रोसेस आता है, तब हमारा आता है स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, यहां पे हम providing a assurance regarding a non-financial matters like a design operation of a internal control in a entity। यहाँ पे आप नॉन फिनेंशियल मैटर जो होती है, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन करना, कैसे इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसके ऊपर रिपोर्ट देना है, वो सब भी यहाँ पे आप कर सकते हो जो नॉन फिनेंशियल मैटर है। यहाँ पे टोटल आपको दो ऐसे दिए गए, 3400 3420। 3400 बोलता है भाई एग्जामिनेशन करो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। 3420 बोलता है एश्योरेंस एंगेजमेंट टू द रिपोर्ट ऑन द कंप्लायंस ऑफ अ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एग्जाम पे के टाइम पे आपको ये नाम लिखने का 99% तो नहीं आएगा, आपको बताना होगा ये SAE है। डन। स्टैंडर्ड ऑन related services, lastly there are standard on a related service। this standard apply in engagement टू परफॉर्मिंग अग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये कहां पे होगे? जब हम कोई प्रोसीजर अग्रीड अपॉन पे करते हैं कि कुछ मैटर को हम, जैसे कि जीएसटी फाइल करना है 11 तारीख को करना है, दोनों पार्टी ने मिलकर बैठ के डिसाइड किया कि भाई हर महीने की 10 तारीख को हमारा जीएसटी फाइल हो जाना चाहिए, तो दैट इज अग्रीड अपॉन द प्रोसीजर। हमारे अकाउंट्स रिव्यू होने चाहिए हर 2 महीने के बाद। तो आप जब भी रिव्यू करोगे अकाउंट्स जाके किसी भी फर्म का, तो ये जो रिव्यू का प्रोसेस होगा या वहां आप जाके चेकिंग करोगे, ये अग्रीड अपॉन प्रोसीजर है। For example, an engagement to perform agreed upon procedure may require the auditor to perform a certain procedure concealing individual item, financial data, से अकाउंट पेबल आप चेक कर लो, अकाउंट रिसीवेबल आप चेक कर लो, आप परचेस फॉर रिलेटेड पार्टी सिर्फ चेक करके दे दो, सेल्स चेक करके दे दो, प्रॉफिट चेक करके दे दो, सेल एंड प्रॉफिट का सेगमेंट बना के दे दो। मतलब कि कोई एक आइटम, वन आइटम ऑफ द बैलेंस शीट एंड P&L और पूरी बैलेंस शीट और P&L आपको बनाने का काम मिल सकता है, वन आइटम से लेके पूरी बैलेंस शीट। एंड एंगेजमेंट इन प्रैक्टिशनर मे बी कॉल्ड अप टू असिस्ट upon to assist the management with the preparation and presentation of the historical financial information। ठीक है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो हमारा प्रैक्टिशनर है ना, वो असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को विद द प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट ऑब्टेन अश्योरेंस ऑन द इंफॉर्मेशन। एश्योरेंस हम यहाँ पे नहीं देंगे, बट हाँ हम यहाँ पे है ना मैनेजमेंट को हेल्प कर सकते हैं HFI बनाने के लिए रिलेटेड सर्विसेज से। Such type of compliance engagement fall in category of a related services and the practitioner issue a report clearly stating। यहाँ पे जो इश्यू होगा ना रिपोर्ट, वहां पे क्या लिखेंगे भाई? इट इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड नो ओपिनियन इज बीइंग एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या मैं यहाँ पे मदद कर रहा हूँ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ठीक है, यहाँ पे दो ऐसे 4400 4410 एक बार पढ़ लेना, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। 15.1 SQC 1 के बारे में यहाँ पे बात की है, मैं बोलूंगा
चैप्टर नंबर 11 के अंदर पूरा SQC 1 दिया है, तो वहां पे हम इसकी पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, देन व्हाई स्टैंडर्ड आर नीडेड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमें क्यों चाहिए भाई? तो हम ऐसा बेंचमार्क एस्टैब्लिश कर सके ग्लोबल प्रैक्टिस के लिए। तो स्टैंडर्ड एंश्योर कैरिंग आउट ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश बेंचमार्क एट पार विद द ग्लोबल प्रैक्टिस। जो ग्लोबल प्रैक्टिस हो रही है उसके साथ अगर हमें मैनेज करना है तो हमें एक एस्टैब्लिश बेंचमार्क बनाना होगा। वो एस्टैब्लिश बेंचमार्क क्या है? स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड की वजह से इंप्रूव होगी क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देयर बाय हेल्पिंग अ यूजर टू मेक अ डिलीजेंट डिसीजन। देखो, जब है ना कोई एक स्टैंडर्ड से सारे ऑडिटर काम कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से सारे ऑडिटर काम कर रहे हैं, तो जब एक स्टैंडर्ड से सारे ऑडिटर काम कर रहे होंगे ना तो 99% रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम होगा हर स्टैंडर्ड का। बट हर कोई अपने हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी उसके ऊपर स्टैंडर्ड नहीं है। तो क्या वहां पे क्वालिटी हम दो ऑडिटर की चेक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब स्टैंडर्ड्स होंगे ना तब हमारी जो क्वालिटी होगी वो इंप्रूव होगी फिनेंशियल रिपोर्टिंग की, और जो यूजर्स है ना वो एक डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे। Standards promote uniformity as an audit of a financial statement is carried out by following this standard. SA 570 गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अगर एक कंपनी यूज कर रही है वैसे ही दूसरी कंपनी यूज करेगी और वैसे ही तीसरी कंपनी यूज करेगी। यस, जिससे क्या होगा, ये प्रमोट करता है यूनिफॉर्मिटी कि जितने भी स्टैंडर्ड्स है वो हर जगह यूज हो रहे हैं। मतलब कि हर जगह से जो भी कंक्लूजन निकलेगा एक प्रॉपर एक रीजनेबल कंक्लूजन निकलेगा। स्टैंडर्ड इक्विप प्रोफेशनल अकाउंट विद द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। स्टैंडर्ड्स कौन इक्विप करता है? एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जिसके पास प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल होगा, उसको तो स्टैंडर्ड की जरूरत ही है। स्टैंडर्ड इंश्योर ऑडिट क्वालिटी। स्टैंडर्ड की वजह से ऑडिट क्वालिटी इंक्रीज होती है। एग्जाम में अगर पूछते कि स्टैंडर्ड की क्यों जरूरत है हमें, तो ये सारे रीजन है कि भाई ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश बेंचमार्क होगा तो ग्लोबल प्रैक्टिस के साथ हम कंपीट कर पाएंगे। बाद में इंप्रूव क्वालिटी देगी होगी फिनेंशियल रिपोर्टिंग की। यूजर्स अपना डिसीजन ले पाएगा डिलीजेंटली। प्रमोट करेगा यूनिफॉर्मिटी। अगर स्टैंडर्ड होंगे तो प्रोफेशनल अकाउंट को उसको इक्विप करना पड़ेगा विद द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, एंड ऑडिट की क्वालिटी एंश्योर होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ड्यूटीज इन रिलेशनशिप टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो इसको छोड़ दो, ये नहीं आ सकता है कभी भी। ये 5 मार्क्स में यहाँ पे है ना, सीधा सीधा 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट लिखने के लिए पूछ सकते हैं, कभी भी आ सकता है। ठीक है, अराउंड 27 मिनट्स में हमने पूरा का पूरा चैप्टर एक फास्ट पेस में खत्म कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे काफी टाइम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।